तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू मूवी मांगा लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमें एक गांव के बोर्ड से सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग मजदूरी कर रहे होते हैं और हमें बताया जा रहा होता है मेरे फादर और मेरे मास्टर मुझसे हमेशा कहते थे कि लोग अपने बॉडी को केवल जिंदा रहने के लिए ही हिलाते डुलाते हैं, जैसे कि ये आदमी और वो आदमी और साथ ही वो अदर लोग भी। और मेरे साथ भी ऐसा ही है। हम सभी को अपना सबसे बेस्ट करना था और इसके लिए जो भी जरूरी हो वो करना था। सबसे पहले बस किसी तरह गुजारा करना और जिंदा रहना। दूसरा फादर होने के नाते ड्यूटी करना था। और तीसरा फैमिली के हेड होने पर प्राउड महसूस करना। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये थी, क्योंकि मैं सच में फादर बनकर खुद भी ये सब बनने वाला हूँ। और हमारा एमसी अपने बारे में हमें बताता है, फैमिली का हेड, हाउस होल्ड का हेड। मेरा नाम नामहो है, इसलिए मैं फैमिली का हेड नामहो कहलाऊंगा। मार्शल आर्ट सीखते समय भी मेरा यह मानना था कि एक पर्सन को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए और आसमान में चमकते तारों की तरह ऊंचा गोल निर्धारित करना चाहिए। मैचलेस पर्सन जो अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, उसके जैसा शानदार इंसान बनना बिल्कुल आसान है। मैंने ठान लिया था कि मैं 3 पत्नियों और 7 रखेलों वाला वो इस्पात पुरुष बनूंगा और इतना वेल्थ बनूंगा कि मुझे हर दिन जमीन या पैसा या हवा से मिलने वाले किसी भी प्रकार के साइड डिश के साथ शुद्ध सफेद चावल खाने का आनंद मिलेगा। हालांकि सिर्फ 2 घंटे की नींद के साथ और बाकी दिन प्रैक्टिस करते रहने के बावजूद खाने और बीच बीच में भागने जाने के अलावा और कुछ भी काम नहीं था मेरे पास। मैं अपने फादर को कभी एक बार भी नहीं हरा पाया। इससे भी बुरी बात यह है कि मेरे फादर को मार्शल आर्ट की दुनिया में नाम कमाने लायक स्किल पर्सन भी नहीं माना जाता था। मुझे बताया गया था कि वो महज एक दुमक्कड़ थे और उस समय उनकी उम्र कितनी ज्यादा थी ये तो कहने की जरूरत ही नहीं। मेरे फादर खुद को सच्चाई से भी ज्यादा विनम्रता से आंकते थे और उनकी बस यही इच्छा था कि मैं भी वैसा ही बनूं। लेकिन बात बस इतनी सी थी, मैं वैसा नहीं बनना चाहता था। मैं कहीं ज्यादा एम्बियस था और अपने लिए बहुत ऊंचे एम्बिशन रखता था। एक पुरानी कहावत है, ह्यूमन की कोशिश कभी बेकार नहीं जाते, और मैं बचपन से ही इस बात पर पूरी तरह ट्रस्ट करता आया हूँ। इसलिए मैंने दिन रात तेज हवाओं और ठंड में भी कड़ी मेहनत की। क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि एक कोशिश करने वाला पर्सन इस बात से बने मैचलेस पर्सन से ज्यादा वैल्यूएबल होने का हकदार है और अपने नाम के केवल पहले 2 अक्षरों से ही इतना फेमस हो जाए कि उसे पूरा देश जान जाए। लेकिन असली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि क्या अंत में मेरा कोशिश सच में सही थे? मेरे फादर के टपक जाने के बाद और जब मैं एक अच्छे फाइटर के रूप में जीवन जी रहा था, तब मुझे इस रैंक प्रॉब्लम सॉल्वर का छोटा सा आकर्षक किताब मिला था। और पीछे मुड़कर देखने पर शर्मिंदगी महसूस न करने के लिए मैं खुद को यही समझाता रहता था कि मेरे फादर तो बस एक पर्सन थे जिन्होंने कभी हराया नहीं जा सकता था। जब भी मैं इसके बारे में सोचता था तो मैं निराश हो जाता था, इसलिए क्योंकि वो मेरे लाइफ के उस मोड़ का एकमात्र ऐसा पर्सन साबित हुआ जिससे मैं हारा था। और मुझे यकीन नहीं है कि यही रीजन था, लेकिन एक ऐसी दुनिया जहाँ मेल आकाश में उड़ान भरते हैं और एक ऐसी दुनिया जिसमें मेरे फादर ने मुझे कभी कदम न रखने की चुनौती दी थी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी मैं आगे बढ़ गया। मुझे लगा था कि शायद मुझे घुल मिल जाने का मौका मिल जाए। नहीं, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आया था। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उनसे किसी भी खिलाफ फाइट जीत सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल उस समय तो मैं यही सोचा था। जब तक मैं उससे नहीं मिला था तब तक सब कुछ ठीक था। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, ये स्टोरी मैं किसी और दिन बताऊंगा। मैंने एक बार फिर ट्रैवलिंग का लाइफ जीना शुरू किया। फिर मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई और वो मेरी लाइफ में आ गई। वो मुझ जैसे आदमी को पहुंच से बाहर थी और जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा और लाइफ भर प्यार करूंगा। वो एक धनी फैमिली की महिला थी। खैर, कम से कम पहली मुलाकात में उनकी शक्ल सूरत देखकर मुझे यही लगा था। मुझे आज भी वो सब ऐसी याद है जैसे कल ही की बात हो। उसने रेशम से बने महंगे कपड़े पहने हुए थे और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो एक ट्रू लेडी थी, हर वर्ड में एलिगेंट और ग्रेसफुल थी। उसकी प्रेजेंस बिल्कुल ग्लो थी और ब्लाइंडिंग थी। वो मुझ जैसे किसी पर्सन से बिल्कुल अलग थी और मैं केवल विस्मय से उसे देखता रह गया। हमारी शादी के बाद भी हमारे आसपास के लोग हमेशा उसके सामने अच्छा दिखने की कोशिश करते थे। शायद ये उसकी ऑरा के कारण था या शायद इसलिए कि वो उसी तरह की पर्सन लगती थी। ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि वो खास थी। ऐसा लगता था कि मानो उसके आसपास पैसा और फॉर्चुनेट की ऑरा थी, मानो वो जन्म से ही ऐसी थी। आज तक मुझे यकीन नहीं होता कि उसने मुझे
अपना पति क्यों चुना? वो एक जेम थी, ट्रेजर थी और मेरे लिए प्रीसियस थी। वो मेरी थी और सिर्फ मेरी थी और मैं कभी नहीं चाहता था कि उसे मेरे साथ लाइफ बिताने का चुनाव करने पर कोई पछतावा हो। इसलिए मैंने कड़ी मेहनत की और उससे जितना हो सके उतना कमाया। मैं बस यही चाहता था कि उसे सबसे अच्छा मिले और अच्छा खाना खाए और उसे गिफ्ट मिले जो उसकी तरह की खूबसूरत हो। लेकिन मैं ठीक वैसा नहीं कर सका क्योंकि जो चीज अकेले मेरे लिए पर्याप्त हुआ करती थी वो हम दोनों के लिए एक साथ पर्याप्त नहीं थी। लेकिन हालांकि मैंने बचत करने के लिए इसे मुश्किल से ही किसी चीज पर खर्च किया, फिर भी ऐसा लगा कि वो बहुत कम था। और हम देखते हैं कि वो अपने वाइफ के पास आता है और उसे कुछ देते हुए हमारे हमसे कहता है कि डियर, मुझे बस इतना ही मिला, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो उसको लेते हुए वो कहती है, आप जो भी पैसा वापस लाएंगे मैं उसका आभारी रहूंगी, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। तो हमारे एमसी हमें बताता है कि वो बहुत दयालु और समझदार थी। उन्होंने हमारे लाइफ के बारे में कभी शिकायत नहीं की। मैंने उससे कहा कि उसे किसी भी बात के लिए मुझे शुक्रिया देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने कभी शुक्रिया देना बंद नहीं किया। और बेशक मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसके दयालु शब्दों ने मुझे हमेशा ताकत दी। मुझे दूसरों की बातों की परवाह नहीं थी। दरअसल मैंने ही उन्हें आपस में भिड़ाया था। भला उन्हें दोष कौन दे सकता है, क्योंकि उनकी कोई भी पत्नी मेरी पत्नी के बराबर नहीं कर सकती। इसके साथ ही मुझे और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी और नहीं लालच थी। और मैंने खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान महसूस किया। और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मुझे कुछ अजीब एहसास हुआ था। मैं उस पल को किसी और चीज से बदलना नहीं चाहता था और अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है हमारा एमसी। और हमारा एमसी कह रहा होता है, ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं लाइफ भर खुश रहूंगा। इस बात को सोचते ही मेरी आंखों से खुशी के आंसू फूट पड़ते हैं। एक ऐसे पर्सन के लिए जिसका मदर फादर दोनों के गुजर जाने के बाद अब कोई फैमिली नहीं बचा था। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी मैं कामना कर सकता था सिवाय इसका कि मेरा अपना फैमिली हो और मुझे इस नई पीढ़ी का हेड बनने का सम्मान प्राप्त हो। मेरे पास सच में सब कुछ था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी को सदमा पहुंच जाता है और वो कह रहा होता है कि धिक्कार है, मैं तो यही मर जाऊंगा तो बेहतर होगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उसके दर्द को महसूस कर सकूं? तभी हम देखते हैं कि एक ग्रैनी आ जाती है वहाँ पर घर से बाहर और वो कहती है कि ये तो एक के बाद एक कई चीजों से निपटना जैसा है। 5 घंटे बीत चुके हैं और बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो हमारा एमसी ग्रैनी से कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ग्रैनी कहती है कि तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुमको बस एक डिसीजन लेना है। तो हमारा एमसी भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि कैसा डिसीजन? तो ग्रैनी बताती है कि मदर या बच्चा, तुमको इन दोनों में से एक को छोड़ना होगा। तो हमारा एमसी ये बात सुनकर थोड़ा एकदम मायूस हो जाता है और अपने मन में कहता है कि डैम इट, ओ गॉड, तुम कभी मेरे किस्मत पर मेहरबान क्यों नहीं होते हो? तो वो रोते हुए कहता है कि क्या ये सवाल पूछने की जरूरत है? हमें माँ को बचाना होगा। तभी अंदर से आवाज आती है कि नहीं, और हम देखते हैं कि उसकी वाइफ बाहर आती है एकदम खराब हालत में और रोते हुए कहती है कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तो हमारा एमसी एकदम हैरान होता है और हमारा एमसी कहता है कि अंदर जाओ, तुम्हें लेटना होगा। और ग्रैनी भी कह रही होती है कि ऐसा मत करो, ये खतरनाक है। तो हम देखते हैं कि वो रो रही होती है और कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। ग्रैनी कहती है कि सर, क्या आप पागल हो गए हैं? आपको इस हालत में बाहर नहीं आना चाहिए। और उसको अंदर ले जा रहे होते हैं और हमें अंदर से आवाज आती है कि ये आ रहा है, ये आ रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चा बाहर आ जाता है और हमारा एमसी भी थोड़ा खुश हो जाता है। तभी अंदर से आवाज आती है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ग्रैनी बाहर तेजी से भाग के आती है और कहती है कि आपकी पत्नी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, जल्दी अंदर आ जाओ। हमारा एमसी तेजी से भाग के जाने लगता है और वो अंदर आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर 2 बेटे 1 बेटी होते हैं। और हमारा एमसी एकदम रोंदू बन जाता है और कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ये मैं आपके लिए कर देता हूँ, इसलिए बस अपनी बाहें फैलाओ, अब इनके सर को ध्यान रखना। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये क्या हो रहा है? मैं तब भी नहीं रोया जब एक दोस्त को बचाने की कोशिश में मुझे 3 बार चाकू मारा गया था, और फिर भी मेरे बच्चे, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और जिनके लिए मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। हमारे एमसी से उसकी वाइफ कहती है कि मुझे माफ करना। तो हमारा एमसी भी शौक हो जाता है और कहता है कि क्या? तो उसकी वाइफ कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। तो हमारा एमसी रोते हुए कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम ऐसा क्यों बात कर रही हो जैसे कहीं तुम जा रही हो? तो वो रोते हुए कहती है कि मुझे माफ करना। तो हमारा एमसी ग्रैनी से कहता है कि देखो उसे जल्दी से, और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे बस माफ करना, और वो वहीं पर उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो वहीं मर जाती है। तो हमारा एमसी जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाता है और ग्रैनी से कहता है कि ग्रैनी, यहाँ क्या हो रहा है? मेरी वाइफ ऐसा एक्ट क्यों कर रही है? तो ग्रैनी कहती है कि मुझे माफ करना, वो पहले ही जा चुकी है, ऐसी बॉडी के साथ 3 बच्चे। तो तभी हमारा एमसी जोर जोर रोने लगता है और
और सारा दोष गॉड को देने लगता है और चिल्ला के कहता है कि मैंने भले ही लड़ाई झगड़े से अपनी जीवन कमाई हो, लेकिन मैंने कभी कोई सच में बुरा काम नहीं किया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी महिलाओं या बच्चों को नहीं छुआ है। और इतना तेज बोल रहा होता है तो वहाँ बच्चे भी रोने लगते हैं। तभी वो ग्रैनी को बच्चे दे देता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो हमारा एमसी अपने वाइफ के पास बैठा हुआ होता है और वो वहीं रो रहा होता है। हमारा एमसी अपने वाइफ से कहता है कि मुझे माफ कर देना और उसके हाथ को पकड़ के रोते हुए कहता है कि सैड होने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आखिर वो 3 बच्चे जो हैं, मैं उनके अच्छे से पालन पोषण करूंगा, भले ही मेरा शरीर टूट जाए। इसलिए इस बात पर ज्यादा गुस्सा मत करो कि मैं तुम्हारे लिए लंबे समय तक शौक नहीं मना पा रहा हूँ। करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, और अगर मैं आने वाले वर्षों में उनका अच्छे से पालन पोषण करूँ तो मुझे आपसे दोबारा मिलने का अवसर भी मिल सकेगा। और अपने मन में कहता है कि उन्हें एक साथ ही क्यों आना पड़ा, वो साल में एक बार क्यों नहीं आ सकते थे, ये कहीं बेहतर होता। लेकिन वो फिर भी मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऐसी सिचुएशन में भी मैं उनका सही तरीके से पालन पोषण करूंगा। फिर हमारा एमसी बाहर आता है और कहता है कि ग्रैनी, तो ग्रैनी कहती है कि क्या हुआ। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे 2 नाम दें, अगर आप कर सकते हैं तो आप चिंता मत करिए, मैं उनके लिए खूब दूध लेके आऊंगा और मेरे बच्चों का ध्यान रखिए प्लीज आज के लिए। फिर हमारा एमसी अपने चेहरे पे जोरदार थप्पड़ मारता है दोनों हाथों से और अपने मन में कहता है मेरे दिमाग से गंदी बातें निकाल दो, तुम्हें अपने बच्चों की जान बचानी है। फिर ऐसा ही शाम हो जाती और हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने वाइफ को दफना रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है तुमको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, मुझे इन बच्चों पर नजर रखनी होगी जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती और उनके अपने बच्चे नहीं हो जाते, तब तक तो मैं ऐसा ही करता रहूंगा, है ना। फिर मिलेंगे लगभग उसी समय और हमारा एमसी अपने घर आ जाता है और एक मोती निकाल के देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है तो उसके पास भी अभी यही था, अगर मैंने उसे कहा कि वो इसे फेंक दे ताकि मैं उसे इससे बेहतर चीजें दिला सकूं, लेकिन तुमने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया है, ये देख कर कि घर खरीदे हुए अभी कुछ समय हुआ है और हमारे पास इतना कुछ है, 3 बच्चों और मेट के साथ में 10 साल तक आराम से जीवन गुजारा कर पाऊंगा, ये काफी अच्छा है ना। तभी सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा, मुझे हमेशा और ज्यादा चाहिए, इंतजार करो। अब किसी ऑफ चांस में मेरी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, इन बच्चों के कई रिश्तेदार नहीं है, अगर मैं मर जाऊं तो उनका क्या होगा, मुझे तब तक जिंदा रहना होगा जब तक वो कम से कम अपना बचाव करने में एबल ना हो जाए। फिर हमारा एमसी कहीं आता तो एक बंदा कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि भले ही काम आसान हो फिर भी मेरे लिए ज्यादा पैसा देना उचित है। तो मोटा बंदा कहता है कि फिर भी सुबह और शाम दोनों समय मेरे निजी गार्ड के लिए आपसे कुछ मांगना बहुत ज्यादा होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ काम करते समय एक चूहे को भी अंदर नहीं आने दूंगा। तो वो बंदा कहता है कि लेकिन उस कीमत पर मैं इसे नहीं खरीद सकता। तो हमारा एमसी भी कहता है उससे क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है। तो वो बंदा कहता है हमारे बहादुर साहसी सर नो को इतनी जल्द किस बात की है। तो हमारा एमसी इसको कहता है कि पूछो मत, बस मुझे एक ऐसी नौकरी दे दो जो जोखिम और अच्छी तनख्वाह वाली हो। तो वो बंदा छिड़ते हुए कहता है कि दफा हो जाओ, ऐसी कोई चीज नहीं है। और उससे पूछता है ये बच्चों के लिए है ना। तो हमारा एमसी कुछ नहीं बोलता है। तो बोलता है कि तो फिर तुम सेना में भर्ती होने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि भर्ती का क्या मतलब है। तो बताता है कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन और स्वॉर्ड क्लैन मार्शल आर्टिस्ट को रिक्रूट कर रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन और स्वॉर्ड क्लैन क्या ये मोरिम की बिग लोग नहीं है। तो बंदा कहता है कि हाँ ये सही है, इसी वजह से सारे मर्सनरी और घूमतू लोगों उन 2 जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं, ये बेहद परेशान करने वाला है। तो हमारा एमसी कहता है आखिर वो भर्ती क्यों कर रहे हैं। तो बंदा बताता है मुझे कैसे पता चलेगा, वैसे भी वो अच्छी तनख्वाह देते हैं, इसलिए तुमको भी वहाँ अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन और स्वॉर्ड क्लैन, क्या मैं वहाँ अच्छा काम कर सकता हूँ। हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन और स्वॉर्ड क्लैन ये दो प्लेस मोरिम में भी बहुत सम्मान पाते हैं, क्या मैं अंदर भी जा सकता हूँ। ठीक है, मान लो कि मुझे अभी के लिए इंटर मिल गया है, क्या ये खतरनाक नहीं होगा, क्या वो दोनों ग्रुप अक्सर लड़ते नहीं है। तो वो बंदा बताता है हमारे मौजूद नौकरी को देखते हुए तो हम मोरिम में ही रह रहे हैं, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा और ध्यान से सोचो प्लीज। हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन और स्वॉर्ड क्लैन 4 क्लैंस में से 4 कनेक्शन एसोसिएशन और मोरिम अलायंस, उनके बीच आखिरी फाइट को 3 साल हो चुके हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि सच में। तो वो बंदा बताता है कि चारों पावरफुल के बीच अच्छा बैलेंस है, इसलिए वो सब अभी अपने घरों में ही छुपे हुए हैं, तुमको इस तरह की बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, इसलिए शायद मैं ऐसा कर भी सकूँ। फिर हमें स्वॉर्ड क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ बंदे को रिक्रूट किया जा रहा होता है। कोई कहता है कि जल्दी आ जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि मेरा नाम नो है, मैं वॉरियर के रूप में रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो वो बंदा कहता है अपने मन में वो
वो मर्सनरी के सैनिक जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आंखें। तो उससे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं 28 साल का हूँ। तो लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी हमारे एमसी को एक कुछ देता है और कहता है कि तुम इसे अपनी कलाई पर बांध कर अंदर जा सकते हो। तो हमारा एमसी भी कहता है मैं अंदर क्या करूँ? तो वो बंदा कहता है कि जाहिर है टेस्ट दो। ठीक है, तुमको अंदर पता चल जाएगा, अब जल्दी जाओ। लोग इंतजार कर रहे हैं लाइन में। फिर हमारा एमसी अंदर आ जाता है। वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत ढेर सारे लोग होते हैं। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है और हमारे एमसी को इशारा करते हुए कहता है कि लेग स्ट्रिंग का टेस्ट उधर हो रहा है। हमारा एमसी जाते हुए कहता है कि ये क्या है, और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ढेर सारे लोग पत्थर उठा रहे होते हैं। तभी एक मोटा बंदा होता है। एग्जामिनर कहता है कि तुम डिस्क्वालीफाइड हो गए हो, अब नेक्स्ट कौन है, जल्दी आ जाओ। फिर हमारे एमसी की पारी आ जाती है। हमारा एमसी भी कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो एग्जामिनर कहता है कि तुमको बस इसे अपने सर के ऊपर से ले जाना है। तो हमारा एमसी उसको उठाते हुए अपने मन में कहता है कि इतना भारी तो क्या है कि दूसरे लोग इसे उठा नहीं पा रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है? हमारा एमसी उसको उठा देता है एकदम इजी तरीकों से और अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, ये इतना हल्का क्यों है? मैंने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी और अब मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। एग्जामिनर से कहता है कि क्या ये अच्छा है? हम देखते हैं कि सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। एग्जामिनर कहता है कि तुम पास हो गए हो, अब तुम अगले टेस्ट में जा सकते हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छलांग वाले टेस्ट पे वो लोग आ जाते हैं। हमारा एमसी उसको देखते हुए कहता है कि ये क्या है, और अपने मन में कह रहा होता है क्या वो इसके साथ मोबिलिटी का टेस्ट कर रहे हैं? अरे लगता है ये साहस की टेस्ट है। तो एग्जामिनर कहता है कि अगर डर लग रहा है तो पीछे हट जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मैं करूंगा। और हमारा एमसी जोर से छलांग लगाता है और जिससे वो टेस्ट के बाहर ही आ जाता है। एग्जामिनर कहता है कि तुम पास हो गए हो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये थोड़ा अजीब है ना? वो शायद किसी वॉरियर का चूज कर रहे हो, लेकिन टेस्ट बहुत आसान है। फिर एक जगह और आता है जहाँ तलवार से लकड़ियों को काटा जा रहा होता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो लकड़हारों की तरह भर्ती कर रहे हैं, ये वाकई अजीब है। तो हमारे एमसी को 100 डेक देता है और एग्जामिनर कहता है कि फेयरनेस के लिए सभी को एक ही तलवार का यूज करना चाहिए। और हमारा एमसी भी वहाँ आ जाता है और किसी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैं इस एक स्ट्राइक में अपना सब कुछ झोंक दूंगा, ये मेरी तलवार का मार्ग होगा। एग्जामिनर अपने मन में कहता है कि बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, क्या वो प्रतिभाशाली है या फिर वो लकड़हारा है? फिर भी एक ही वार में ये काम नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने अपने एक ही वार से उसको कट कर दिया होता है और हमारा एमसी उससे पूछता है क्या ये अच्छा है? तो वो बोलता है कि तुम पास हो गए हो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अगला टेस्ट कहाँ है? तो एग्जामिनर कहता है कि ये ओवर हो चुका है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या, रुको, कहीं वो नौकरों की भर्ती तो नहीं कर रहे थे? शायद उन्हें वॉर के लिए तैयार मर्सनरी की जरूरत थी। एग्जामिनर कहता है कि तुम्हारा टाइटल क्या है? तो हमारा एमसी भी चौंकते हुए कहता है कि टाइटल? तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारा मार्शल टाइटल। तो हमारा एमसी बताता है कि जहाँ मैं काम करता था लोग मुझे स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर कहा करते थे। तो ये बात सुन के वो बंदा भी कहता है कि स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर, और वो अजीब सा मुंह बनाए रहता है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं अपने फील्ड में बहुत ज्यादा ही फेमस हूँ। तो वो एग्जामिनर कह रहा होता है कि तुम कह रहे हो कि तुम एक मर्सनरी हो, तुम किस स्कूल के बारे में बात कर रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि स्कूल, और अपने मन में सोचता है कि हमारा स्कूल कौन सा था? मुझे याद है कि मेरे टीचर ने इसके बारे में कुछ कहा था और उन्होंने मुझे किसी काल्पनिक पूर्वज के सामने सिर झुकाने के लिए कहा था। तो एग्जामिनर से हमारा एमसी कहता है कि अच्छा, कुछ तो हुआ था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एग्जामिनर कहता है कि मुझे तुम्हारा स्कूल याद नहीं आ रहा है। वाह क्या बात है। और हमारे एमसी को कहता है कि चलो मेरे पीछे आओ। खैर जो भी हो, तुमने टेस्ट पास कर ली है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमको एक वॉरियर के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी एक ट्रेनिंग जैसा लगता है। तभी हमारा एमसी कुछ देखता है और वहीं रुक जाता है। तो एग्जामिनर कहता है कि ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास सारे बंधन हो, और अपने मन में कहता है ये तो स्कूल के असली डिसाइपल के लिए ट्रेनिंग रिसोर्सेस है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इसे साफ करना भूल गए हैं, ये कोई कीमती चीज नहीं है। तो जो भी हो। तो हमारा एमसी से कहता है कि क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? तो हमारा एमसी कहता है अगर दूसरे भी ऐसा ही करे तो बोलता है कि ठीक है जाओ ट्राई कर लो। और हमारा एमसी उसके पास आ जाता है और हमारा एमसी से कहता है कि इसे फिस्ट से मारने की कोशिश करो। हमारा एमसी कहता है कि इस तरह, और हमारा एमसी फिस्ट से मारता है, वो हिलने डुलने लगता है। तो एग्जामिनर देख के मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है और कहता है कि इसे तोड़ना आसान नहीं होगा, इसे इस तरह बनाया गया है कि इस पर लगने वाली किसी भी एनर्जी को ये मोड़ देता है। इसके लिए तुमको अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करना होगा, कम से कम 30 साल की एनर्जी। और हमारा एमसी बार बार मार रहा होता है तो वो एग्जामिनर हंस रहा होता है और कहता है कि उसके जैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी वो कुछ देख के हैरान होता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी इतना जोर से अपना फोर्स से मारा होता है कि वो एकदम हिल जाता है। और हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे एक बार और मौका दो प्लीज। तो एग्जामिनर कहता है कि क्या? नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे अपनी पावर को ज्यादा समान रूप से निकालना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा ही ध्यान दिया। तो एग्जामिनर अपने मन में कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है? कठपुतली में छेद करना उसे डिस्ट्रॉय करने से कई गुना ज्यादा मुश्किल है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है अरे यार, कितनी शर्म की
की बात है, एक कठपुतली भी नहीं तोड़ सकते। मैंने कितनी बेवकूफी की थी कि उस इंस्ट्रक्टर ने ऐसा चेहरा बना दिया। इस बार कोई गलती नहीं होगी और अपने फोर से मार, जिससे वहाँ दिखाई देता है कि पूरी दरार पड़ जाती है और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड में वो चितड़े चितड़े हो जाते हैं। ये देख के हमारा एमसी और एग्जामिनर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तो हमारा एमसी कहता है उससे, मुझे इसे 2 बार मारना पड़ा लेकिन इतना तो ठीक है ना। तो एग्जामिनर कहता है कि तुम पास हो गए हो। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा गिन रहा होता है, कह रहा होता है कि ब्लैक व्हाइट, ब्लू व्हाइट, येलो व्हाइट, क्या तुमने येलो व्हाइट भी ले लिया था? तो हमारा एमसी उससे कहता है तो मैंने यहाँ भी टेस्ट पास कर ली है ना। तो बंदा कहता है कि हाँ तुमने पास कर ली है इसलिए। तो हमारा एमसी बैठते हुए कहता है अच्छा तो अब मैं अपनी तनख्वाह के बारे में बात कर सकता हूँ। वो बोलता है कि तनख्वाह? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं पास हो गया तो अब तनख्वाह के बारे में बात करने का समय आ गया है ना। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ अनुरोध करने वाला पर्सन भाड़े के सैनिक का ट्रेनिंग करता था, फिर तनख्वाह के बारे में बाद में बात करेंगे। क्या यहाँ इसी तरह से काम नहीं होता? तो वो बंदा कहता है कि चलो अभी के लिए तालियां बजाते हैं, तुम आखिर क्या सोचते हो? तो हमारा हमसे उससे कहता है शॉर्ट क्लैन में फैमिली वेलफेयर पॉलिसी कैसी है? तो वो बंदा कहता है कि फैमिली वेलफेयर क्या तुम्हें नहीं पता? कर्मचारी की फैमिली को मानक मासिक तनख्वाह के अलावा मिलने वाले लाभ। तो हमारा हमसे गिनते हुए कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मेरे बच्चे मुफ्त में पढ़ सके और एक ऐसा घर जो मेरे काम करने की जगह के पास हो। खैर बिल्कुल अगर मैं थोड़ा लालची हो जाऊं तो मुझे ऐसी नैनी पाकर खुशी होगी जो मेरे बच्चों की देखभाल कर सके। तो ये बात सुन के उस बंदे का मुंह बनने लगता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया? खैर मुझे लगता है कि मैंने ऐसा ही किया है। और उससे कहता है मैं अपने पैसों से एक दाई रख लूंगा लेकिन मुझे घर और बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजने की सख्त जरूरत है, नहीं तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। और अपने मन में कहता है क्या मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया है? अगर मुझे रिफ्यूज कर दिया गया तो क्या होगा? फिर हमारा एमसी बाहर आके कुछ कहता है और कहता है कि घटिया कमीने, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी मोटी दुकान है बल्कि एक ऐसा ग्रुप जो मुरियम के 4 खंभों में से एक माना जाता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, मैं बस अपने 3 बच्चों के पालन पोषण के लिए पर्याप्त धन मांग रहा हूँ। मुझे ये बात बताओ कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन भी ऐसा ही है? वेल चलो पता लगाते हैं। फिर हमारा एमसी वहाँ जाने लगता है और हम देखते हैं कि अगले सीन में कुछ लकड़ियों को उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तो वो बंदा कहता है कि तुम पास हो गए हो। तो हमारा एमसी कहता है मेरे पास एक क्वेश्चन है। फिर वही बात पूछता है यहाँ की फैमिली वेलफेयर पॉलिसी कैसी है? तो वो बंदा कहता है कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है लेकिन हम खुशी खुशी इसे बना देंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि वेल मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जगह और रहने के लिए एक घर चाहिए। तो बंदा कहता है हमारे यहाँ एक मार्शल आर्ट स्कूल है जहाँ हम अपने लोगों के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। अगर तुम उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने में रुचि नहीं रखते हो तो तुम्हें उन्हें हमेशा स्कूल भेज सकते हो। एक घर मैं तुमको वो भी दे दूंगा, ये थोड़ा दूर है लेकिन फिर भी 1 किलोमीटर के अंदर है इसलिए यहाँ काफी अच्छा होना चाहिए। और कुछ? हमारा एमसी कहता है कि वेल मुझे एक दाई भी चाहिए। तो बंदा कहता है कि कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं इसके लिए भी तुमको फंड करूंगा। तो ये बात सुन के हमारा एमसी खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है हाँ अब ये लोग 4 पावर के पिलर जैसे दिखने लगे हैं। तो हमारा एमसी उससे कहता है तो फिर हम सेकेंडरी टेस्ट कहाँ देंगे? तो बंदा कहता है कि कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या? और वो बंदा भी मुस्कुराता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने घर आ जाता है और अपने बच्चों को देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या मैं उनकी देखभाल कर सकता हूँ? अगर इसका मतलब ये है कि मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाऊंगा तो मैं चोरी का सहारा भी ले सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि एक अच्छा पिता बनने के लिए क्या चाहिए होता है। वो पर्सन जिसने मुझे ये सब सिखाया होता वो मेरे लाइफ में कभी आया ही नहीं। मुझे सिर्फ लोगों को मारना आता है। डियर मुझे पहली बार तुम पर गुस्सा आने लगा। मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगा? बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँ ये सीखना। मुझे ऐसी चीजों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मुझे बस उन्हें वही देना होगा जो हर दूसरा मदर फादर उन्हें देते हैं। मुझे बस उन्हें इस तरह पालना है कि वो मेरे जैसे बदतमीज ना बने। फिर हमें हेवनली ड्रैगन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं और एक हॉट सी माल आती है और कहती है क्या मैं हॉट माल नहीं हूँ? तो हमारा एमसी कहता है मुझे एक नैनी चाहिए, कोई हॉट माल नहीं चाहिए। तो वो लड़की कहती है अच्छा तो मैं हॉट माल नहीं हूँ। फिर हमारा एमसी उसको बाहर कर देता है और कहता है कि अगला कौन है? तो एक बूढ़ी आती है और कहती है मैंने इन्हीं हाथों से 20 से ज्यादा बच्चों का पालन पोषण किया है। हमारा एमसी कहता है क्या तुम मुझे सुन भी पा रही हो? तो वो बूढ़ी कहती है क्या मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हूँ। ऐसे ही टाइम बीत जाते हैं और हमारा एमसी एकदम लेटा हुआ होता है और अपने मन में कहता है कि नैनी ढूंढना काफी मुश्किल काम है। फिर हम देखते हैं कि खट्टी खट्टी नैनी आ जाती है और वो नैनी कहती है साथ ही सीलन भरी गंध भी यहाँ आ रही थी, तुम लोग इस जैसी जगह में बच्चे की परवरिश कैसे कर रहे हो? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मिस पहले बैठ जाइए। अभी हम देखते हैं कि वो साफ सफाई करने लगती है। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे प्लीज अब रुक जाइए और वो बच्चों को भी लेके आने लगती है और कहती है अरे बाप रे तुम लोग को भूख लगी थी है ना? वो दूध पिलाने लगती है और कहती है कि इतनी शर्मिंदा क्यों दिख रहे हो? क्या तुमने कभी बच्चों को खाते हुए नहीं देखा है? तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने एक नैनी रख ली है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा हमारे एमसी को कुछ देता है और वो कहता है ये तुम्हारा पहचान पत्र है, एक वॉरियर होने के लिए तुमको बधाई हो।
हमारा एमसी कहता है कि फर्स्ट रेट वॉरियर। तो बंदा कहता है कि फर्स्ट रेट के वॉरियर एसोसिएशन में एम्प्लॉयर वॉरियर में सबसे स्ट्रांग होते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम भी वैसे ही बिहेवियर करना शुरू कर दोगे। तो हमारा एमसी कहता है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? तो वो बंदा इशारा करते हुए कहता है तुम मेन गेट के गार्ड के रूप में काम करोगे। तो हमारा एमसी कहता है कि एक गार्ड? तो वो बंदा बोलता है तुमको शायद ये अजीब लगे कि एक बेहतरीन पर्सन इस तरह का गार्ड बन जाए, लेकिन एसोसिएशन में शामिल होने वाले किसी भी न्यू मेंबर को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। मैं समझता हूँ, लेकिन तुमको याद रखना चाहिए कि अलग अलग समय पर अलग अलग शिफ्ट होती है। तो हमारा एमसी भी चिल्ला के कहता है कि डिससेटिस्फेक्शन नहीं यार, एक गार्ड परफेक्ट है, ये मुझे गार्ड बनने के लिए यही बनाया गया था, शिफ्ट भाड़ में जाए, मैं इसे पूरे दिन करूंगा। तो बंदा अपने मन में कहता है वो आखिर क्या सोच रहा है, हम तो आमतौर पर वॉरियर को वहाँ सजा पाने के लिए भेजते हैं। तो हमारे एमसी से कहता है वेल अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यही अच्छी बात है, नॉर्मल मामलों का ऑफिस तुमको बताएगा कि क्या करना है। ठीक है तो मैं भी चलता हूँ। तो वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तो हमारा एमसी खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि बहुत बढ़िया काम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इतना मूर्ख हो पैलेस पर हमला कर दे, साथ ही गार्डों को लड़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर हमारा एमसी हमें बताता है कि हालात काफी अच्छे होने लगे थे। हमें हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के जी हागडो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास एक बंदा आता है और कहता है कि हमने उन्हें एक फर्स्ट रेट वॉरियर के रूप में लीव दे दिया है और ऐसा लगता है कि उसकी उपस्थिति की जांच करने में कुछ समय लगेगा। तो जी बोलता है अच्छा काम किया, फिलहाल तुम इस पर ध्यान रखो। तो ये बंदा कहता है कि मुझे सच में समझ नहीं आता कि आपको उसे इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत क्यों महसूस होती है सर। तो जी बोलता है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो? तो वो बंदा कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ज्यादा ही बोल दिया हो। तो जी बोलता है कि नहीं, अगर मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात न की होती तो मैं उन्हें इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता। और सीन थोड़ा पास्ट में जाता है। हमारा एमसी उस बंदे से कह रहा होता है इस जगह के फायदे काफी अच्छे हैं दूसरी जगह के हिसाब से। तो ये बंदा कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं शॉर्ट क्लैन में गया था, लेकिन उन्होंने मुझे कोई लाभ देने से इनकार कर दिया, वो कंजूस लोग हैं। तो ये बंदा मुस्कुरा के कहता है क्या ऐसा कुछ हुआ था? और अपने मन में कहता है कि अगर उन्हें फ्यूचर में इस बारे में पता चले तो उन्हें बेहद दुख होगा, बहुत ज्यादा ही। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या मुझे इतना कुछ देना ठीक है? तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो हमारा एमसी कहता है कि ये हालात मेरे जैसे किसी पर्सन के लिए तो बहुत अच्छे हैं। तो ये बंदा कहता है कि मैं ये सिर्फ उन वॉरियर के लिए कह रहा हूँ जिनमें एबिलिटी है, तो इसे दूसरों से सीक्रेट रखना, ठीक है? तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है। तो बंदा जाते हुए कहता है कि लेकिन वैसे क्या तुमको वाकई अपने स्कूल का नाम नहीं पता? तो हमारा एमसी भी हंसते हुए कहता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है, मुझे ये बात पूरी तरह से यकीन था। तो बंदा हमारे एमसी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि इस आदमी को किस तरह के डेमन ने जन्म दिया होगा। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो किसी मेल को इतना स्ट्रॉन्ग बनना सिखा सकते हैं। हमारा एमसी उससे कहता है क्या वाकई में कोई समस्या है? मेरी पहचान तो एक कदम अटल होनी चाहिए। तो बंदा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस क्यूरियस था। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम बहुत सी चीजों के बारे में क्यूरियस हो, है ना? वॉरियर जिसे मार्शल आर्ट स्कूल से आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वो कितना ताकतवर है ना? तो बंदा अपने मन में कहता है कि बेशक मुझे क्यूरियोसिटी है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा टीचर कितना स्ट्रांग होता। और वो बंदा हमारे एमसी से कहता है तुम खुद भी काफी पावरफुल हो, क्या तुमने अभी तक मुरीम में कदम नहीं रखा है? तो हमारा एमसी कहता है कि नो वे, बिल्कुल नहीं, मैं भाड़े के सैनिकों की दुनिया में ठीक ठाक हूँ, लेकिन मुरीम तो बिल्कुल ही अलग जगह है। तो बंदा अपने मन में कहता है इस आदमी का ताकत का अंदाजा तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक वो इसे अपनी आंखों से न देख ले। आखिरकार मुझे भी इस बात का यकीन नहीं था। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो बंदा एक बंदे से कहता है कि उस पर कड़ी नजर रखो और अगर पॉसिबल हो तो जल्द से जल्द उसके बारे में पता करो। तो बंदा कहता है कि ठीक है, हम समझ गए हैं। तो ये बंदा अपने मन में कहता है कि उसे खेलते देखना मजेदार होगा, वैसे भी मैं सरप्राइज हूँ कि उसका यूज किस काम के लिए कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ हमारे एम्स को दिखाया जाता है जहाँ अपने बच्चों को सुला रहा होता है और वहीं पर एक्सरसाइज भी कर रहा होता है और अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों सो जाओ, पापा को कल काम पर भी जाना है। और अपने मन पे रोते हुए कहता है मुझे एक ग्रैनी भी रख लेनी चाहिए थी, मुझे लगा कि मैं रात को अकेले बिता सकता हूँ। मुझे नैनी से कहना चाहिए कि वो बच्चों को इतनी देर तक सोने ना दे। मुझे ये मत बताओ कि वो रात को इसलिए नहीं सोएंगे क्योंकि वो दिन में सो गए थे। फिर बच्चे सो जाते हैं और हमारा एमसी कहता है अपने मन में पहला गोल तो पूरा हो गया। जैसे ही बच्चे को लेटाता है तो एक बच्चे की नींद खुल जाती है। तो हमारे एमसी का एकदम हालत खराब हो जाता है और बच्चे एकदम रोने लगते हैं, सभी फिर रोने लगते हैं। तो हमारा एमसी रोते हुए कहता है डैम इट, क्या उन्हें सच में इस तरह साथ में रोना जरूरी है? फिर ऐसे ही थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बच्चे सो जाते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है क्या उनमें कोई सेंसर लगा है जो उन्हें तब बताता है जब मैं उन्हें छोड़ देता हूँ? वो इतनी जल्दी कैसे पहचान लेते हैं? तुम इतने छोटे होकर भी इतने गर्म कैसे हो? चलो फिर तुम लोग सो जाओ। और क्या मैं सच में ऐसे सो सकता हूँ? अगर गलती से मेरा पैर उन पर पड़ जाए तो क्या होगा? हमारा एमसी भी ऐसे ही सो जाता है। फिर ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं और हमारा
एमसी काम कर रहा होता है, उसका काम खत्म हो जाता है तो वो जा रहा होता है। तभी वही एक बंदा आता है, तो वो बंदा कहता है कि वॉरियर नॉन, परसों मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तो हमारा एमसी कहता है कि उस समय मेरी ड्यूटी नहीं होगी। तो वो बंदा कहता है कि ये एक अर्जेंट है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, तुम सभी में से मुझे ही क्यों चुन रहे हो। तो वो बंदा कहता है बाकी लोग कुछ ज्यादा सार्थक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक गार्ड बनने के लिए पैदा हुआ था। और अपने मन में कहता है कि इससे बेहतर नौकरी सच में कोई नहीं है, ये सुरक्षित है और जब तक मैं समय पर आता हूँ तब तक पैसे भी अच्छे हैं। इस आदमी को बात समझ में नहीं आ रही है। तो वो बंदा कहता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो हमारा एमसी नाम में सर हिलाते हुए कहता है कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं 10 दिनों में मिलने वाली अपनी इकलौती छुट्टी भी छीन लूं। तो वो बंदा बोलता है कि छुट्टी के दिनों में काम करने पर बोनस मिलता है। तो हमारा एमसी एकदम चौंक जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और कहता है कि मैं ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता हूँ बॉस, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो बंदा अपने मन में सोचता है उन्होंने इतने सारे लोगों में से इसी पर्सन को क्यों चुना, क्या अफवाहें सच में सच है। हमारा एमसी कहता है कि मैं अपने काम में अच्छा हूँ, मुझे तो उन दिनों एक स्पेशल सॉल्वर प्रॉब्लम के रूप में भी जाना जाता था, मैं कोई भी काम जल्दी और आसानी से पूरा कर दूंगा। तो बंदा कहता है कि तुमको परसों से शुरू होकर 5 दिनों तक किसी की सुरक्षा करनी होगी। तो ये बात सुनकर हमारा एमसी चौंक जाता है और कहता है कि 5 दिन। तो वो बंदा कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है। तो हमारा एमसी कहता है कि अपने छोटे बच्चों से 5 दिन के लिए दूर रहना। तो वो बंदा बोलता है कि वो कहता है कि इसके लिए तुमको हर दिन पेमेंट मिलेगा। तो हमारे एमसी भी एकदम शौक हो जाता है और कहता है कि मुझे बच्चों के लिए अंदर से बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कोई चारा नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। तो वो बंदा बोलता है कि परसों सुबह 7 बजे ठीक है ना, आ जाना। तो हमारा एमसी भी कहता है कि जी हाँ, आपको मेरे देर से आने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। और हमारे एमसी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर क्यों उसके जैसा ही पर्सन। फिर हमारा एमसी घर आ जाता है और कहता है कि मैं घर आ गया हूँ। तो ग्रैनी कहती है कि वो फ्लिप कर रहे हैं, वो पलट रहे हैं, जल्दी इधर आओ। हमारा एमसी कहता है कि अरे बाप है, क्या सिहुन अपने भाइयों से पहले ही भड़क उठेगा। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है खुश होते हुए कि वो मेरे बच्चों के लिए बहुत प्यारे नहीं है। और रोते हुए कहता है गुनहान के लिए ये एक रोल माना जाएगा, हालांकि गुनहान को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ग्रैनी कहती है कि जब ये बच्चे घुटने के बल चलना शुरू करेंगे तो चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। तो हमारा एमसी कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, आज का दिन हिस्ट्री है, चलो कुछ मांस लेने चलते हैं, अच्छा खाना बनाएंगे आज। तुम लोग मांस खाने के लिए वो छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ उसकी गंध ही सूंघने दे सकता हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग जा रहे होते हैं घोड़ा से। तो एक बंदा हमारे एमसी से कहता है तुम घोड़े पर सवार क्यों नहीं हो जाते। तो हमारा एमसी कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पैर ज्यादा स्ट्रांग और तेज हैं। तो एक बंदा बोलता है कि मुझे ये मत बताओ कि तुम घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। तो दूसरा वाला कहता है कि बस उस पर चढ़ जाओ और तुम अजीब लग रहे हो, मैं समझ गया, तुम सच में ऐसा नहीं कर सकते, ये आसान है, तुमको बस अपने कुल्हाड़ों को थोड़ी ताकत लगानी है और लगाम को कसकर पकड़ना है। तो हमारा एमसी कहता है कि चिंता मत करो, मुझे इस तरह आराम महसूस होता है। तो आगे वाला बंदा कहता है कि पीछे वाले चुप हो जाओ, आर्थन ड्रैगन वॉरियर ही काफी है, उन्होंने नॉर्मल वॉरियर के ग्रुप में क्यों शामिल किया। तो दूसरा वाला कहता है कि मुझे लगता है कि वो मेन ग्रुप के साथ नौकरों को रखना चाहते थे। एक बंदा अपने मन में कहता है कि बेहद परेशान करने वाले कमीने हैं ये लोग, ऐसे लोगों की वजह से तो मैं सच में एसोसिएशन में शामिल होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में कहता है अगर वो पैसा ना होता तो मुझे उन जैसे बच्चों द्वारा नौकर कहलाना पड़ता। सबसे आगे वाला बंदा कहता है कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के वॉरियर हैं, अपने शब्दों का ध्यान रखो ठीक है। वॉरियर नो, अगर तुम घुड़सवारी नहीं सीखोगे तो फ्यूचर में तुम बोझ बन सकते हो, तुम्हारे लिए इसे चलाना सीखना अच्छा रहेगा। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने कहा था कि मैं इस पर सवारी नहीं करूंगा, लेकिन वो तो अच्छे से पेश आ रहे हैं, इसलिए मैं सीधे मना नहीं कर सकता, कम से कम वो आदमी तो वेल मैनेड है। फिर हमारा एमसी घोड़े पे बैठ जाता है। तो दूसरा वाला बंदा कहता है कि तुम इसमें माहिर हो, तुम इतने समय से घुड़सवारी क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये बात सुन के ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, बात सिर्फ इतनी है कि मैंने किया ही नहीं, मुझे अपने पैर जमीन से ऊपर रखना पसंद नहीं है। फिर वो लोग आ जाते हैं जहाँ उन लोग को आना था। तो बंदा कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। तो पहला वाला बंदा बोलता है कि ये सोचना भी अजीब है कि आप सेक्ट के लीडर खुद सामने आ जाएंगे। तो सेक्ट लीडर कहता है कि मुझे बेहद खुशी है कि तुम मेरे जन्मदिन के लिए इतनी दूर से यहाँ आए हो। तो फर्स्ट वॉरियर कहता है कि मास्टर को उम्मीद है कि तुम उनके खुद यहाँ ना होने के कारण उन्हें समझेंगे। तो लीडर कहता है कि वो एसोसिएशन में सबसे बिजी परेशान है, मैं उसे सिर्फ मेरे लिए इतनी सारी परेशानी क्यों उठाने दूं, मुझे बस इस बात की खुशी है कि आप खुद यहाँ आ सके। तो फर्स्ट वॉरियर कहता है कि इतनी समझदारी दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो जन्मदिन की बधाई और शुक्रिया कहने में काफी समय ले रहे हैं ना, वो तो स्कॉलर भी नहीं है। लीडर सभी से कहता है कि तुम सभी का स्वागत है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सभी यहाँ आ सके हो। अपने बंदों से कहता है क्या तुम लोग गेस्ट को गाइड करोगे। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है सर। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ दावत चल रही होती है और हमारा एमसी दबा के खाना एकदम पी लेता है और अपने मन में कहता है कि अब मेरा पेट भर गया है तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर टहल लेना चाहिए। फिर हमारा एमसी ऐसे गार्डन में टहल
रहा होता है, अपने मन में कहता है मैं बूढ़ा होकर ऐसे ही किसी जगह पर रहने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं सरप्राइज हूँ कि इस जगह का कितना खर्चा होगा। तभी कुछ लड़के होते हैं, वो लड़के कहते हैं क्या वो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का वॉरियर है, और हमारे एमसी के पास तेजी से आने लगते हैं। और एक बंदा कहता है कि सर, हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का वॉरियर बनने के लिए क्या करना होगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि खैर एसोसिएशन का एक वॉरियर, और अपने मन में कहता है कि रुको, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें बता सकूं कि ये बहुत ही आसान है। तभी एक बंदा हमारे एमसी के नेम प्लेट को देखता है और कहता है कि अरे वो तो सिर्फ एक एम्प्लॉयड वॉरियर है। तो लोग कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि क्या वो खुद इस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, लेकिन उसे अपॉइंट किया गया है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तो एक बंदा कहता है कि वो महज एक मांस का कवच है, वो एसोसिएशन के असली वॉरियर से बिल्कुल अलग है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि एक मिड शील्ड, वैसे तो वॉरियर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी के हाथों का ढाल बनना थोड़ा मुश्किल है। तो कोई कहता है कि तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। तो वो बच्चा कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, नौकरी, पैसा, वॉरियर वॉरियर तो मेरे वरिष्ठ भाइयों को भी नहीं हरा सकते। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना, एम्प्लॉयड पैसे लेते हैं, क्या तुमको सच में लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा किसी दिखावटी पर्सन पर बर्बाद करेगा? तुम्हें पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों सामने वाला बंदा कहता है कि किस शर्त की फेमस और गौरव का निर्धारण धन से नहीं किया जा सकता। तो वो लड़की कहती है कि तुमको पता है शोहरत से पेट नहीं भरता। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि आजकल के बच्चे बहुत डरावने होते हैं। और वो बच्चा कहता है उस लड़की से, तुम तो बस एक लड़की हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो वो लड़की कहती है कि मुझे मारने का दोष मत देना, इतनी बचकानी हरकतें मत करो। तो लोग वहाँ से जाते हुए कहता है कि अरे चलो चलो चलते हैं, ये तो बहुत बदतमीज है। तो वो लड़की हमारे एमसी से कहती है कि उनकी परवाह मत कीजिए सर, वो तो बस बच्चे हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ हाँ, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन और अपने मन में कहता है कि मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए। और उससे कहता है मैं एक एम्प्लॉयड वॉरियर हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा था, मैं मोरियम के असली वॉरियर से भी कमजोर हूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम इतने मॉडेस्ट क्यों हो रहे हो, यहाँ तक कि ही भी तुमसे डरता था। तो हमारा एमसी कहता है कि ही, और वो जाते हुए कहती है कि तो फिर तुम खूब मेहनत करो। और वो बच्चों से कहती है कि अरे मुझे छोड़कर मत जाओ। जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तभी दिखाया जाता है कि वहाँ से कुछ लोग आ जाते हैं किडनैपर्स, और उस लड़की को भी पकड़ने के लिए चले जाते हैं। और वो एकदम करीब आ जाता है। तभी वहाँ पर सामने एक बंदा आ जाता है डार्क की तरह, और वो बच्चों को बचाने लगता है। तो वो बंदा उस लड़की से कहता है उस पर्सन के पास जाओ। और हमारे एमसी अपने मन में कह रहा होता है देखते हुए कि मोरियम का वॉरियर, और ऐसे तो बहुत सारे हैं, अगर मैं इसमें शामिल हो जाऊं तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इस जगह पर इतने सारे वॉरियर हैं, इन लोगों से तुरंत निपटना चाहिए, है ना? चलो यहाँ से भागते हैं। तभी हम सामने देखते हैं कि हमारे एमसी के सामने वो लड़की भाग के आने लगती है। तो हमारे एमसी भी ये सब देख के अपने मन में कहता है कि तुम यहाँ क्यों आ रही हो, किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ ज्यादा लोग हों। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ क्या हो रहा है, ये जैसे एक्सपर्ट कहाँ से आए हैं, डैम इट। और अपनी स्वर्ण निकाल के कहता है कि मैं कोई भी खतरनाक काम नहीं करना चाहता था, लेकिन, और चिल्ला के कहता है कि तुम बास्टर्ड वहीं रुक जाओ। और जितने सभी होते हैं ये सब देखने लगते हैं। और हमारा एमसी उस लड़की को उठा के वहाँ से तेजी से भागने लगता है, और अपने मन में कह रहा होता है कि डैम इट, मुझे दूसरी तरफ भाग जाना चाहिए था। और सामने की दीवार को भी तोड़ के भाग रहा होता है, और अपने मन में कह रहा होता है कि अब अगर मैं दीवार के उस पार वापस जाऊं। तभी हम देखते हैं कि सामने वो बंदे हमारे एमसी के आ जाते हैं, और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये नॉर्मल किडनैपर नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि कोई इस तरह की जगह पर बच्चे को अगवा करने की हिम्मत करेगा। क्या यहाँ आसपास कोई गार्ड भी नहीं है? और वो बंदे हमारे एमसी पे अटैक करते हैं, लेकिन हमारा एमसी अपने किक से ही उन लोग को धूल चटा देता है, और अपने मन में कहता है कि भाड़ में जाओ। और उस लड़की से कहता है कि मुझे कस कर पकड़ो, और वहाँ से भागते हुए कहता है ये पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। और वो बंदे कहते हैं कि परेशान मत हो, ये मेरा है, और हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से। लेकिन हमारा एमसी भी अपने किक से अटैक करता है। तो वो बंदा अपने मन में कहता है एक पागल अपने पैरों से तलवार का सामना कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी का किक इतना जोरदार होता है कि उसका स्वॉर्ड वहीं टूट जाता है, और उसके चेहरे पे लगता है जिससे वो दूर जाके फेंकाता है, और दूसरे वाले को हमारे एमसी अपने स्वॉर्ड से मार डालता है। तो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो एक एक्सपर्ट है। दूसरा वाला बंदा अपने मन में सोचता है कि हाँ, मुझे ओम के अलावा यहाँ कोई और इतना स्किल्ड एक्सपर्ट था। तो दूसरा बंदा कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, चलो उसे पकड़ो। और दूसरी तरफ हमारा एमसी भागते हुए अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही लोग हैं, लेकिन ये लोग इतने कमजोर क्यों हैं? क्या उन्होंने गार्ड डाउन कर दी है? क्या उनके लिए एक ही झटके में हार जाना बहुत ज्यादा नहीं होगा? पहले हम चिप जाते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उन्हें यहाँ चकमा दे सकता हूँ। और हमारा एमसी जंगल तरफ भाग रहा होता है, और अपने मन में कह रहा होता है कि अंदर और भी बच्चे हैं, लेकिन वो मेरी तरफ दौड़ रहे हैं, इसका मतलब उनका निशाना वो है, और बाकी बच्चे सिर्फ दिखावे हैं।
तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से फियरलेस डेड का न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और हमें एल्डर और वॉरियन को दिखाया था जहाँ वो लोग बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक बंदा मैप में दिखाते हुए कहता है कि हमने इस पहाड़ पर कब्जा कर लिया है और अब हम दूसरे मामलों की जांच कर रहे हैं। मैं सरप्राइज हूँ कि ऐसा मेरे एरिया में हुआ। इस इंसिडेंट के लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। तो फर्स्ट वॉरियर कहता है कि ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें पहले बच्चे को ढूंढना ही होगा। वो यहाँ कैसे आए। तो लीडर कहता है कि एक छोटी सी इंसिडेंट हो गई थी, इसलिए वो थोड़े समय के लिए यहाँ रुकी थी। तो फर्स्ट वॉरियर कहता है कि अगर बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, समस्या पूरे एसोसिएशन में फैल सकती है। मैंने हेडक्वार्टर से संपर्क कर लिया है। तो शायद तभी वहाँ पर भागते हुए एक लड़का आता है और लीडर के कान में कुछ कहता है। तो सभी लोग भाग के वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाहर का सीन, हमारा एमसी उस बच्चे को सही सलामत लेके आ जाता है। और लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है, उसके कपड़े भी फटे होते हैं और उसे चोट भी लगी होती है। और वहाँ पर बहुत ढेर सारे लोग होते हैं। ये देख के लीडर कहता है कि तुम, और फर्स्ट वॉरियर भी बोलता है कि वॉरियर नो। तुम्हारा एमसी भी उससे कहता है कि हालात थोड़े बेकाबू हो गए थे और फाइनली मुझे गलत पर्सन की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया। हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया था जहाँ हमारा एमसी उसको लेकर जंगल की तरफ भाग रहा होता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और कहता है ये लोग तो लगातार हमारा पीछा करते रहेंगे, कब तक हमारा पीछा करते रहेंगे ये लोग। और उस लड़की से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस लेके जाऊंगा। और अपने मन में कहता है कि क्या वो लोग 6 लोग हैं या 7 लोग। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो मास्क वाले बंदे हमारे एमसी का पीछा कर रहे होते हैं। तभी हमारे एमसी एक बंदे को किक मार देता है, दूसरे वाले को भी एक जाके मारता है तो वो ब्लॉक कर लेता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वेट डायरेक्शन, और उसके स्वord को नीचे करके उसके सामने आ जाता है और अपने हेड से मारता है, जिससे वो भी वही नॉकआउट हो जाता है और उसके साथी भी आने लगते हैं। तो हमारा एमसी भागते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे उनकी जासूसों को खत्म करना होगा ताकि मैं उन्हें चकमा दे सकूं। अभी निंजा हथौड़ी तरह पेड़ पे चढ़ता है और उन लोग के एकदम सामने आ जाता है और एक को एक किक मारता है, फिर दूसरे को भी मारता है और अपने मन में कहता है कि डैम इट, मुझे 1-2 वार करने की अनुमति देनी पड़ सकती है। फिर एक के चेहरे पे किक मारता है और दूसरे वालों को भी मारता है, जिससे वो लोग वही नॉकआउट हो जाते हैं। और हमारा एमसी भाग रहा होता है, एक चट्टान पे निंजा हथौड़ी तरह चढ़ने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है एसोसिएशन को अब तक कार्रवाई कर देना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि दुश्मन कौन है, लेकिन ये कायोडी एरिया है, हमें बस 2 दिन और इंतजार करना होगा। तो हमारे एमसी से वो लड़की कहती है कि मिस्टर आपका तो खून बह रहा है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये मच्छर काटने के जैसा ही होगा। फिर वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं। हमारा एमसी कपड़े उतार कर अपने घाव को ठीक कर रहा होता है, पानी से भिगो के पट्टी बांध रहा होता है और अपने मन में कहता है कि नॉर्मली से ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी मार्शल आर्ट यहाँ वाकई में काम आए। और वो लड़की हमारे एमसी से कहती है क्या आप पीछे में आपके साफ कर सकती हूँ, क्या आप ठीक है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था बस मच्छर का काटा हुआ है ये, क्या तुम्हें भी कहीं चोट लगी है। तो वो बोलती है कि मेरी कलाई में लगा हुआ है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या फाइट के दौरान मैंने उसे कस कर पकड़ रखा था या फिर सदमे का कुछ असर उस पर भी हुआ। तो उस लड़की से हमारा एमसी कहता है मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह नहलाता हूँ, मुझे लगता है कि ये उस खुशी की तरह है जो मुझे काम के बाद मिलती है। हमारा एमसी भी उस लड़के के चेहरे को धोने लगता है और कहता है कि हम 2 दिन बाद वापस जाएंगे। फिर हमारा एमसी बारबेक्यू करता है, वहाँ मछली बनाता है और दोनों पकड़ के खाने लगते हैं और वो लड़की वहीं सो जाती है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है अगर मेरी मार्शल आर्ट का नकाब कुछ लोगों पर असर करती है, मुझे यहाँ मौजूद सभी खतरों को दूर कर देना चाहिए। फिर हमें प्रेरण का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपने लोगों के साथ वापस जा रहा होता है। तो एक वॉरियर हमारे एमसी से कहता है आखिर क्या हुआ। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या। तो वो बोलता है कि मैंने सुना था कि किडनैपर एक्सपर्ट थे, तुम वापस कैसे आए। तो हमारा एमसी कहता है कि एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं थे, वो तो एकदम बेकार थे, तुम भी उनकी देखभाल कर सकते थे। तो बंदा कहता है कि एनीवे इससे मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने उन लोगों का मुंह एकदम बंद कर दिया, वो बेवजह ही इतना दिखावा कर रहे थे। तो आगे से कुछ लोग अपने मन में कहता है कि डैम इट, अनलकी, मुझे वहाँ होना चाहिए था। तो तीसरा अपने मन में कहता है कि अगर उन्हें किसी का किडनैप करना ही था तो उन्हें इसे सही तरीके से करना चाहिए था, सच में उसके जैसे आदमी से बुरी तरह पिटना। और फर्स्ट वॉरियर अपने मन में कहता है कि वो लोग तो डेफिनेटली एक्सपर्ट थे और उनसे कई लोग घायल भी हुए, उसने ऐसा कैसे किया। मुझे नहीं लगता कि वो उनके एक्सपर्ट ना होने के बारे में झूठ बोल रहा है। क्या वॉरियर नो सच में मुझसे भी ज्यादा ताकतवर एक्सपर्ट है। नहीं यार, उसका बॉडी भले ही स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसमें कोई इंटरनल एनर्जी या क्यूआई नहीं है। जब मैंने उसकी क्यूआई मेरिडियन को एनालाइज किया तो उसने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। इस केस में तो ऊपर वाले का ही देन है। अगर हालात बिगड़ गए होते हम धरती के ड्रैगन कहलाने के अपने नाम पर कलंक लगा देंगे। फिर हमें दिखाया था कि हमारा एमसी अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है और उन लोग से कहता है कि तुम लोग भाग क्यों रहे हो, क्या तुम लोग भूल गए मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बाप के घर में पेड़ से क्यों भागते रहते हो। तो वहाँ पर वो ग्रैनी आती है और कहती है जब वो देख नहीं सकते थे तब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन अब उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है,
तो वो पहले जहाँ थे वही क्यों रहना चाहिए। ये बात सुन के हमारे से अपने मन में कहता है कि वो कपड़े धोने का काम दोबारा क्यों नहीं करने लगती। तो कहता है अरे यार डैम इट, जो चाहो करो तुम। और एक बच्चे को पकड़ते हुए कहता है तुम ही मेरी एक बेटी हो, बाकी सब तो नालायक हैं। फिर हमें फॉरगेटन पवेलियन साउथर्न ब्रांच को दिखाया जाता है और उस ब्रांच का वो मास्टर होता है और वो वही नकाबपोश वाले बंदे होते हैं और उन लोग को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम लोग अभी सीरियस हो? तुम्हारे 5 स्क्वाड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और तुम लोग फेल रहे। मैंने तुम्हें कहा था कि जैसे ही हालत बिगड़ने लगेंगे तुरंत पीछे हट जाना। कौन था? क्या ये हांग मोजोंग था? तो मास्क वाले बंदे कहते हैं वो नहीं था। ब्रांच मास्टर चिल्ला के कहता है कि तो फिर वो कौन था जिसने तुमको एक बच्चा किडनैप करने से रोका? तो मास्क वाला कहता है कि वो एक गार्ड था, वो हांग मोजोंग जितना ही ताकतवर था, इसलिए हमने उस पर 2 टुकड़ियां लगा दी। लेकिन तो ये बात सुनकर वो ब्रांच मास्टर अपने पैर को जमीन में मारता है गुस्सा के, जिससे जमीन भी टूटने लगती है और कहता है कि हमने उस पर 2 गोल किए, लेकिन क्या तुमको कॉन्शियस रहना नहीं आता? तो एक मास्क वाला कहता है कि एक एम्प्लॉयड वॉरियर हेवनली ड्रैगन सेक्ट का एक एम्प्लॉय वॉरियर बीच में आ गया। उस आदमी ने लड़की को अगवा कर लिया और 3 टीमों के बावजूद भी हम उसे पकड़ने में नाकाम रहे। वो 2 दिन बाद अपने सेट के पास वापस लौटा। तो ब्रांच मास्टर कहता है कि और उस पूरे समय में तुमने क्या किया? तो वो बताता है 3 स्क्वाड हांग मुजोंग और अदर लोगों को लेकर चली गई और बाकी स्क्वाड वॉरियर का पीछा करने वालों की सहायता के लिए चली गई, लेकिन पहले वाली तीनों टीमों से संपर्क नहीं हो सका। तो ये बात सुन के वो कहता है कि तो तुमने उन्हें खो दिया, यही बात है ना? तो मास्क वाला कहता है कि 3 टीमों से अभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, हमें डाउट है कि वो मर गए हैं। तो ब्रांच मास्टर कहता है कि किसके लिए? ब्लड वॉरियर के लिए, जिसके बारे में तुम बार बार बात करते रहते हो। तो मास्क वाला कहता है कि सर ये हमारा अनुमान था। तो उसको पकड़ के चिल्ला के कहता है कि क्या तुमने कह रहे हो कि ये अनुमान था? हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन में इतना पावरफुल पर्सन काम नहीं करता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वॉरियर सेकंड रेड में भी बेस्ट भी दूसरे दर्जे के हैं, और तुम मुझे बता रहे हो कि उसने 3 स्क्वाड का सफाया कर दिया। तो मास्क वाला कहता है कि मेरे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सोचे कि पर्सन ने खुद बच्चे को वापस लाया था, उसकी मदद करने के लिए कोई ना कोई तो रहा ही होगा। तो ब्रांच मास्टर कहता है कि उसकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई तो रहा ही होगा। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें आसपास के इलाकों की अच्छी तरह से तलाशी लेने को कहा था? कम से कम उसे पकड़ो तो सही, हमें ये पता लगाना होगा कि उसकी मदद किसने किया। क्या तुम लोग समझ गए? तो वहाँ से चला जाता है। तो ये अपने मन में कहता है मैं हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कैसे भेजूं? अगर उनके पास सच में कोई स्पेशल एक्सपर्ट होता तो मैं बहाना बना सकता था, लेकिन एक एम्प्लॉयड वॉरियर, ये बेवकूफ, ये सब कैसे हुआ? फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपना काम कर रहा होता है, नौकरी। तो एक बंदा हमारे एमसी से कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अच्छे हो, मैंने सुना है कि तुम्हें काफी चोट लगी है। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि पहले से ही बेहतर हूँ दोस्त, बस कुछ मामूली चोट लगी थी। तो दूसरा वाला बंदा कहता है एक ब्लेस्ड बॉडी है ना? क्या तुमको यकीन है कि वो घटिया दर्जे के थे? इतने सारे एक्सपर्ट मौजूदगी के बावजूद वो लोग बच कैसे निकले? तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि एक्सपर्ट ने शायद इसकी संभावना के बारे में सोचा ही नहीं था, भला किसने सोचा होगा कि कोई वहाँ किडनैप करने की कोशिश करेगा। तो हमारे एमसी के पास वो बंदा आ जाता है और हमारा एमसी उससे कहता है कि अरे तुम क्या चाहते हो? तो हमारा एमसी से वो कहता है मैंने सुना है कि तुमने इनाम की रकम से खूब पैसा कमाया है। तो हमारा एमसी कहता है कि तो बोलता है कि अरे यार एक ड्रिंक करा दो ना। तो हमारा एमसी कहता है मैंने इसे अपने खून पसीने की मेहनत से कमाया है, एक पैसा भी यूं ही नहीं दूंगा, धिक्कार है। तो वो बंदा कहता है कि अरे यार नो प्लीज यार एक ड्रिंक करा दो, मैं भी एक बार ड्रिंक पीने की इच्छा रखता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि एक साथ 3 बच्चों का खाना खिलाने की कोशिश करके देखो, ये आसान नहीं है, और जो पैसे मैं कमाता हूँ वो आसान पैसा नहीं है। तो वो बंदा निराश होकर जाने लगता है। तो हमारा एमसी भी कहता है ठीक है, क्या मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती? वो मेरा इकलौता शराब पीने वाला दोस्त है। और उससे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं दिलाऊंगा। तो बंदा भी खुश हो जाता है और कहता है कि एक ब्रोथल। तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने सुना है कि वो नया रेस्टोरेंट काफी अच्छा है। तो वो बंदा कहता है वो जगह जहाँ सारे लोग 99 कॉइन्स के मिलते हैं, वो जगह जहाँ ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर 50% की छूट मिल रही है। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे मैं खरीद रहा हूँ ना। तो बंदा कहता है तुम बहुत कंजूस हो, मैं अपने पैसों से ही शराब पीऊंगा। तो हमारा एमसी कहता है क्या इसका मतलब है कि तुम खरीद रहे हो? तो हमारा एमसी को एक किक मारता है, लेकिन हमारा एमसी उसकी किक को डॉज कर लेता है। फिर वो लोग शराब पी के हमारा एमसी वहां से जा रहा होता है अकेले, और उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और कहता है कि बस करो तुम, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा बड़ा भाई है वो। कुछ गुंडे को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी के सामने होते हैं, और हमारा एमसी उन लोग से कहता है किले के अंदर बैंडेड, ये कितना बेवकूफी भरा काम है, मैंने एक्सपर्ट को हराया, तुम जैसे कमीने। तो वो बंदे लोग भी बोल रहे होते हैं जब तक तुम चुपचाप हमें फॉलो करते रहोगे तुम्हारी डेथ नहीं होगी। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि व्हाट द हेल, तुम किडनैपर लोग भी ना, मुझे माफ करना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो वो बंदे कहते हैं कि शोर बढ़ने से पहले उसका ख्याल रख लो और उसे उठा लो। और एक बंदा हमारे एमसी के पास आता है, 2 लोग, लेकिन हमारा एमसी उन दोनों को नॉकआउट कर देता है। जाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, आज बड़े भाई का मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक बार जाने दे रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भी हमारे एमसी पे अटैक करते हैं।
एक का किक हमारे एमसी के चेहरे पे पड़ता है तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि इससे आम क्रिमिनल को बहुत नुकसान होगा, और उन तीनों को हमारा एमसी नॉकआउट कर देता है। और उन लोग से कहता है कि तुम लोग बहुत आज लकी हो कि आज मैं बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, रोना मत, बड़ा भाई तुम्हारे लिए यहाँ है। और अपने मन में जाते हुए कहता है कि उन्हें सड़क पर घूमने वाले क्रिमिनल को पकड़ने में वाकई बहुत तकलीफ होती है। क्या वो सच में क्रिमिनल है? क्या मुझे उन्हें अभी भी मौका रहते हुए पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? चांद आज छोड़ो इसे, चांद आज अच्छा दिख रहा है, हवा भी ठंडी है, और थोड़ी शराब पीने के बाद मैं पहले से ही कहीं ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो ब्रांच मास्टर के वो लोग होते हैं और उन लोग से कहता है कि क्या उस एम्प्लॉयड वॉरियर ने तुम्हें अकेले ही बुरी तरह पीटा था? और अपने मन में कहता है कि एक बेकार एम्प्लॉयड वॉरियर कैसे इन्हें पीट सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो नॉर्मल नहीं है। और उन लोग से कहता है कि एक लेटर को तैयार करो, और अपने मन में बोलता है हालात बेहद बिगड़ गए, हमें तुरंत हेडक्वार्टर को इसकी सूचना देनी होगी। तभी उन लोग को बाहर से आवाज आने लगती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग आ रहे होते हैं, जो उस लड़की के सामने आया होता है वही लोग बंदे होते हैं। तो ब्रांच मास्टर कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन? और सामने वाले बंदे कहते हैं कि जाओ उन्हें मिटा दो। और अगली सीन में देखते हैं कि पूरे पवेलियन को ही वो लोग जला देते हैं और उन लोग को मार डालते हैं। फिर हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और वो सभी से कहता है कि मैंने तुम लोग के लिए मीट लेके आया है, चलो खाते हैं। और दूसरी तरफ बच्चे उस दूसरे वाले गार्ड के पास जाने लगते हैं तो गार्ड कहता है कि बिल्कुल सही, चाचा के पास आ जाओ, मुझे पता था कि इस पार्टी पर इतना पैसा खर्च करने का कोई मतलब तो होगा ही, लेकिन हम बच्चों को देखते हैं कि वो स्वर्ड के पास जा रहे होते हैं। तो हमारे एमसी बच्चों को हटाता है और कहता है कि मैं तुम सबको पढ़ाई पढ़ाई करवाऊंगा, मैं तुम्हें लड़ना नहीं सिखाऊंगा। फिर हमें अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ फिर से वो लोग गार्ड के काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बोरिंग है यार, मैं सरप्राइज हूँ, हम यहाँ से कब निकलेंगे, अगर मुझे अगले 6 महीने तक यहीं रहना पड़े तो शायद मैं किसी और जगह काम करने चला जाऊँ। तो दूसरा वाला कहता है कि कहाँ, तुमको पता है इस जगह पर पैसा काफी अच्छा मिलता है। तो बंदा कहता है कि तो क्या हुआ, मैं यहाँ कुछ करने आया था, मैं यहाँ इस तरह का गार्ड बनने नहीं आया था। तो दूसरा कहता है कि सच है, मैं आधिकारिक तौर पर संघ में शामिल होकर एक डिसाइपल बनना ज्यादा पसंद करूंगा। तो पहले वाला बंदा कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है यार, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती करते हैं जिन्होंने बचपन से ट्रेनिंग किया हो, हम जैसे अनाड़ी गुंडों को नहीं। तो हमारा एमसी ये बात सुनकर अपने मन में कहता है कि कुछ करो, वो खुद को गुंडा कहते हैं और देखो वो क्या कर रहा है। और वो बंदे कह रहे होते हैं कि यार काश कोई वॉर छिड़ जाता, इससे मुझे कुछ रैंक ऊपर जाने का मौका मिलता, अगर मैं यही रहा तो मैं सूख कर पहरेदार के रूप में मर जाऊंगा। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वॉर, क्या उसे नहीं पता कि वॉर में सबसे पहले उसे की जान जाएगी, अगर उसे किसी की ढाल बनकर ना भेजा जाए तो वो खुद को लकी समझेगा। और वो बंदा कहता है कि यार मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम मुझे 1000 ड्रैगन बटालियन में तो भर्ती होने का मौका मिल जाए। दूसरा कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, तुमको नहीं लगता शायद फ्लाइंग ड्रैगन बटालियन या अर्थन ड्रैगन बटालियन बेहतर होता? तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्हें ये नौकरी क्यों पसंद नहीं है, तुमको पैसा मिलता है, खाना मिलता है और काम का एक निश्चित समय होता है, क्या ये सपनों की नौकरी नहीं है? हमारा एमसी अपने बगल वाले बंदे से कहता है कि अरे भाई क्या अब खाने का समय नहीं हो गया है? तो बगल वाला बंदा कहता है कि अगली शिफ्ट जल्दी शुरू होने वाली है यार, उम्मीद है आज अच्छा खाना मिलेगा, अभी तो मुझे ठंडे नूडल्स का एक कटोरा खाने का बहुत मन कर रहा है। हमारा एमसी कहता है क्या इससे भी तुम्हारा पेट भरता है, माओबे को नाश्ते के तौर पर खा लो, मुझे तो पूरा चिकन ही खा लेना चाहिए। तो बगल वाला बंदा कहता है तुम्हें मांस से क्या दिक्कत है, क्या तुम इसे इतना ज्यादा खाकर उब चुके हो? हमारा एमसी कहता है कि कितना बेवकूफ है, मासी एकमात्र उपाय है। तो वो बंदा कहता है कि इम्पोर्टेंटली तुम जानते हो क्या, तुमने नहीं सुना कि एक्सपर्ट अपने भोजन के इन और यांग का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? मैंने सुना है कि वो मांस का सेवन भी बहुत कम कर देते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन वो लोग अमीर है यार, और ऐसा भी नहीं है कि मैं साधु बनने की प्लानिंग बना रहा हूँ, मैं बस तृप्त होना चाहता हूँ। और अपने मन में कहता है अगर सोचे तो इस नौकरी में एक चीज ऐसी है जो मुझे पसंद नहीं है, कुछ घंटों में एक बार गश्त लगाने वाला मैं बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं हूँ, मुझे ट्रेनिंग के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो बगल वाला बंदा कहता है तुम्हें अब भी संयम बरतने की जरूरत है, जब हम शराब पीते हैं तब भी तुम मांस की तलाश करते हो, अगर तुम इसी तरह खाते रहो तो बीमार पड़ जाओगे। तो हमारे हमसे अपनी बॉडी को दिखाते हुए कहता है कि इस शानदार चीज को तो देखो यार, बिना मांस के ऐसी चीज बन ही नहीं सकती। तो दूसरा गार्ड बोलता है कि तुम्हें तो फर्स्ट रेट का वॉरियर होना चाहिए, और देखो तुम अपने मसल के बारे में इतना क्यों बकबक कर रहे हो, तुम्हें बस इतने ही मसल बढ़ाने की जरूरत है जिससे तुम किवाई को संभाल सको, तुम्हें पता है ना? तो हमारा हमसे उससे कहता है कि बिल्कुल भी मसल ना होने से बेहतर है, क्या तुमको पता है कि इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, मैंने इसे सिर्फ भारी वजन उठाकर ही नहीं बनाया है। तो बगल वाला बंदा कहता है कि लेकिन फाइनली मसल एनर्जी की आगे हार जाएगी, मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करते हो, लेकिन मुझे बस सरप्राइज है कि इस रैंक का कोई पर्सन इस तरह अपनी
मसल का प्रदर्शन कर रहा है। तो हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि जरा इस बंदे को देखो। इसलिए जो लोग मसल एनर्जी के बारे में बात करते रहते हैं वो बेवकूफ होते हैं। चाहे मसल हो या एनर्जी, दोनों में ही बहुत ज्यादा ही दर्द होता है। और वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है मेरे पे? क्या मैं तुमको दिखाऊं? और हमारे एमसी के बगल वाला बंदा कहता है कि अरे यार, ये क्या बात कर रहे हो, हम तो को वर्कर्स हैं। और हमारे एमसी अपने मन में कहता है, ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहते हैं जो मार खाना चाहते हैं, और जब तुम सच में उसकी पिटाई करते हो तो वो वापस आकर कहते हैं कि उसने अपनी गार्ड डाउन कम कर दी थी। तो वो बंदा भी बोलता है कि अरे यार, तुम खुद को बदनाम कर रहे हो। तो ये बंदा कहता है कि हाँ, मुझे ही यहाँ बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ फर्स्ट रेट के वॉरियर कैसे बन गए। नो, तुम अपनी इस स्किल के साथ तीसरे दर्जे के ही साबित हो सकते हो। तो हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है कि हाँ, मुझे ही बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वो बंदा गुस्साते हुए कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? हमारे एमसी के बगल वाला बंदा कहता है, यहाँ लड़ाई करने पर या तो तुमको जेल हो जाएगी या फिर तुमको यहाँ से भगा दिया जाएगा। अब हमें सावधान रहना होगा। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है, अरे यार, मुझे कभी कभी अपने मर्सनरी वाले दिन बहुत याद आते हैं। एक दो घूंस और क्या, जेल खैर से निकाल दिया जाएगा। तुम काफी समझदार हो गए हो। नो, अब जब तुम्हारे बच्चे हैं तो तुमको धैर्य की कोई सीमा नहीं रह गई है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो कहता है कि इस मौसम में भी कड़ी मेहनत कर रहे हो, वाह। और हमारा एमसी कहता है कि खैर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बस इधर उधर खड़े रहना है। क्या तुमको भी गर्मी नहीं लग रही है इतनी सारी भाग दौड़ से? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तो बस कभी कभार ब्रेक ले लेता हूँ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है, उसको देख के, उन्हें देखकर मुझे हमेशा अपने मास्टर की याद आ जाती है, वो डेमन। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे बच्चे सब ठीक है ना? तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, तुमको कभी ना कभी आना चाहिए। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ढेर सारा खाना जरूर लाऊंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम ज्यादा कमाते नहीं हो, मेरी तरफ से दावत रहेगी। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे, सिर्फ इसलिए मुझे नीचा मत समझो क्योंकि मैं सफाई करता हूँ, मैं अपनी उम्र के हिसाब से काफी अच्छी कमाई करता हूँ, और जब मैं यंग था। तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अरे यार, फिर से ये शुरू हो गया। और उससे कहता है कि हमने आपके बारे में वो कहानी पहले ही सुन ली है, जिसमें आपने एक कल्ट का पीछा किया और पोप को नंगे हाथों से पीटा था। तो वो बुढ़ा कहता है कि ये वाला अलग है। जब मैं छोटा था तब पोप चुन मियोंग नाम का एक आदमी हुआ करता था, तुम उसे जानते ही होगे है ना, वही डेमन चर्च वाला बंदा। तो हमारा एमसी कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल, और आपने हमें बताया कि आपने खुद उससे कैसे फाइट की। तो बगल वाला गार्ड कहता है कि तुम जैसे अमेजिंग वॉरियर सड़कों की सफाई क्यों कर रहा है? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि खैर, मुझे समझ आ गया है कि लाइफ कितना बेकार है, शायद खाने सोने और भागने के अलावा लाइफ में कुछ और खास नहीं है, और इधर उधर खेलना भी उतना मजेदार नहीं था। तो वो बंदा कहता है कि बूढ़े आदमी, तुम मुझे हंसाते रहते हो। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि ठीक है, अगर तुमको ट्रस्ट नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे, मुझे आप पे ट्रस्ट है सर। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सच को किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर दो गार्ड और आते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग जा सकते हो। हमारा एमसी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तो चलो, अब हम खाना खाने के लिए चलते हैं सर। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि चलो फिर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी और बाकी सभी गार्ड खाना खा रहे थे, और हमारा एमसी दबा के गॉप 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 खाना खा रहा होता है। तो उसके बगल वाला बंदा कहता है कि तुम्हें देखकर ही मुझे बेकार महसूस होता है यार। तो हमारा एमसी कहता है कि अभी खाना बाद में खाने से बेहतर है। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और कहता है कि अरे बॉस, क्या तुमने खाना खा लिया? तो वो बोलता है कि क्या तुम ये सब खा सकते हो? हमारा एमसी कहता है कि दरअसल मैं दोबारा खाना ले जा रहा था। वो बॉस कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है। तो हमारा एमसी कहता है कि ओवर टाइम या बाहरी जर्नी? तो बंदा कहता है कि दोनों। तो बॉस कहता है कि मुझे जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग तुमको सक्सेसफुली जोखिम और ओवर टाइम के लिए बोनस मिलता है। तो ये बात सुन के हमारी एमसी की आंखों में चमक आता है और कहता है कि मैं बस आपको बताना चाहता था कि मैं आज बहुत खाली हूँ। क्या बात है? हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने घर आता है और हम देखते हैं कि बच्चे भी खूब बड़े हो जाते हैं। ग्रैनी हमारे एमसी से कहती है कि मैं उन्हें पहले ही बहुत सारा खाना खिला दिया है, और फिर भी तुम। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो लो बच्चों का ध्यान रखो, मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। तो ग्रैनी कहती है क्या तुमने नहीं कहा था कि उन्हें देखकर ही तुम्हारा पेट भर गया था? तो हमारा एमसी कहता है कि ये मेरा दूसरा पेट है, मुझे एक और काम निपटाना है, कल मेरी एक जर्नी है, साथ ही मैं थका हुआ भी हूँ। तो ग्रैनी कहती है कि तुमको उन्हें देखना तो अच्छा लगता है, लेकिन उनकी देखभाल करना अच्छा नहीं लगता है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? और अपने मन में कहता है मुझे उन्हें देखना अच्छा लगता है, लेकिन उनकी देखभाल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है भाई। और कहता है इस बार मैं काफी दूर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा ला कर आऊंगा। तो ग्रैनी कहती है अगर तुम कोई गिफ्ट वापस ला रहे हो तो सिल्वर का सिक्के सबसे अच्छे रास्ते हैं। हमारा एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे काम के लिए तुमको बोनस दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होके हमें हेड जी को दिखाया जाता है, जहाँ उससे कोई कहता है
क्या ये ठीक वाकई है? तो जी बोलता है कि तुम हर बार एक सवाल पूछते रहते हो। तो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। तो जी बोलता है वो हर बार मैं वही जवाब देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, खासकर इस मिशन पर। तो ये बंदा कहता है कि लेकिन वो जगह। तो हेड बोलता है कि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, उस जगह का माहौल कुछ अलग ही है, उसके जैसे पर्सन के लिए बिल्कुल उपयुक्त। वे काफी पावरफुल लगता है, मैंने जरूरत से ज्यादा चिंता कर ली, मैं समझता हूँ इसलिए तो हमने शुरू से ही उसको भेजे थे। तो बोलता है कि हम अपने वॉरियर को पास में ही तैनात कर दिया है और 1000 ड्रैगन बटालियन की तीसरी डिवीजन को भी 200 किलोमीटर के दायरे में ही तैनात कर दिया है। तो हेड बोलता है कि ठीक है, फिर क्या तुम्हारी तरफ से कोई प्रोग्रेस हुई है? तो बंदा कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, उनके मर्सनरी के दिनों के इतिहास ढूंढना आसान था, इसलिए मुझे लगा कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि इसका स्कूल भी नहीं। हाँ, लेकिन हम कुछ न कुछ जरूर निकाल लेंगे। तो हेड बोलता है कि तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि वो आदमी अभी तक झूठ नहीं बोल रहा था। तो ये बंदा कहता है लेकिन उसे ये भी कैसे नहीं पता होगा वो किस स्कूल से है? तो हेड बोलता है कि खैर वो अब यहाँ है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो भी उनमें से एक है, एक पावरफुल एक्सपर्ट जो अपने साथ ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आता है। खैर इससे कम से कम हमारा काम तो आसान हो जाता है, हम बिना किसी चिंता के उसे ऐसे पर्सन के पास भेज सकते हैं। फिर हमें उस पर्सन सुबदायो इमोर्टल विलेज का मेयर होता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके सामने बैठा हुआ होता है और अपने मन में कहता है कि ये क्या है, ये तो बिल्कुल गली के गुंडों जैसा ही दिखता है। और वो बंदा हमारे एमसी से कुछ दिखाते हुए कहता है कि इसलिए तुम यहाँ अकेले आए हो और अब हमसे वो चीज मांग रहे हो। तो हमारा एमसी भी कहता है अगर अखबार में ये लिखा है तो ठीक है, चल मुझे चुपचाप दे दे। तो वो गुस्साते हुए स्वord जैसा मुंह बना कहता है कि क्या तुम पागल हो? हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये क्या है यार, उन्होंने तो बस मुझे उनके लिए कुछ लाने को कहा था। तो ये भी अपने मन में कहता है ये लोग क्या सोच रहे हैं, अगर वो मुझसे ये मांगते हैं तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन क्या ये हद से ज्यादा नहीं है? सिर्फ एक पर्सन को भेज रहा है, कोई नेशनल भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतना बेकार बिहेवियर नहीं करेगा। और दूसरी तरफ हमारे एमसी भी अपने मन में कहता है कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मेरे बॉस ने मुझे किस तरह की नौकरी दी है, मैं शायद शुरू नहीं करना चाहता। हमारा एमसी उससे कहता है कि अगर तुम नहीं देना चाहते हो, तुमको मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करने को कहा गया है। तो ये मेयर बोलता है तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते, और अपने बाकी सभी लोगों को पीछे से बुला लेता है और हमारे एमसी के पीछे होता है और हमारे एमसी से कहता है कि उन्हें हराओ और इसे ले जाओ। फिर हमारा एमसी बताता है कि मैंने उनके साथ थोड़ी देर तक प्रैक्टिस किया, ये इतना मुश्किल नहीं था। और हमारा एमसी उन लोग को पीट रहा होता है और बहुत सुअर तरह मार रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार वो सब गली के गुंडे ही थे। और इतना मारता है कि वो मेयर भी एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ ना उसे रोको। और उन लोग को भी बहुत मारता है, मार मार के सुअर भर देता है। तो हमारे एमसी से कहता है कि तुम हो कौन? तो हमारा एमसी बताता है मतलब मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि पैसे अच्छा है। हमारे एमसी से रोते हुए कहता है कि ठीक है बस ये ले लो, तुम बदमाश चोर हो, तुम हमसे भी बदतर हो। और हमारा एमसी हमें बताता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे लगा था कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन में आने के बाद मकसद इस तरह की चीजें ना करना था और चोट ना लगे और डेथ ना हो, ऐसा ही होना था। लेकिन हमारा एमसी अपने बॉस के पास आता है और कहता है इसे ले लो, तुमने अभी अभी मुझे कुछ लाने के लिए कहा था, तो फिर तुमने मुझे डाकुओं के ठिकाने पर क्यों भेजा? तो वो बॉस कहता है कि बहुत बढ़िया, चलो ये लो तुम्हारा इनाम। और हमारा एमसी कहता है कि चलो कम से कम मुझे इनाम तो मिला। और वो बंदा जाता है किसी के पास और कहता है कि बॉस है, वॉरियर ने पहले उस डाकुओं को ठिकाने पर भेजने के बारे में शिकायत कर रहा था। तो ये बंदा अपने मन में कहता है कि डाकुओं का ठिकाना, मुझे सरप्राइज होता है कि हमारे एसोसिएशन में कितने वॉरियर इमोर्टल विलेज को सिर्फ डाकुओं का अड्डा कह सकता है। और हमारा एमसी कहता है कि समस्या है कि मुझे इस तरह की अजीबो गरीब नौकरियां लगातार मिलती जा रही है। फिर हमारा एमसी भी एक और मिशन पे आ जाता है और उसके सामने कुछ बंदे होते हैं और हमारा एमसी बोल रहा होता है और हर बार मुझे और भी ज्यादा अजीबो गरीब लोगों से मिलना पड़ता है। और वो बंदा कुछ तो कह रहा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैंने तो बस यही फैसला किया, भाड़ में जाए सब कुछ। और हमारा एमसी उसको स्क्रॉल देते हुए कहता है कि इसे ले लो और बोलता है मैंने एक बार फेल होने का फैसला लिया, मुझे किसी भी तरह इन मिशनों पर जाना बंद करना था। और हम देखते हैं कि बॉस को वो चिल्लाते हुए हमारे एमसी से कहता है कि क्या तुम फेल हो गए? हमारा एमसी कहता है कि वहाँ बहुत सारे बुरे लोग थे, इसके अलावा मैं अभी भी अपने पास्ट के घावों से उबर नहीं पाया हूँ। और अपने मन में कहता है कि वैसे तो मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, लेकिन फिर भी। और वो बॉस कहता है कि वॉरियर नो। और हमारा एमसी कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि ये खतरनाक नहीं होगा, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे बस एक लेटर पहुंचाना है, लेकिन ऐसा बार बार क्यों होता है? मैं हर 3 में से कम एक बार तो अकेले ही लड़ता हूँ, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? तो बंदा कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मेरा अनुमान सही निकला, मैं फिर से नॉर्मल समय पर काम से छुट्टी ले सकूंगा,
बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं चाहता था, और अपने बच्चों के पास आ जाता है और हम देखते हैं कि हेड हंस रहा होता है। तो बॉस कहता है कि सर ये कोई हंसी की बात नहीं है, सोचिए वो लेटर चोरी हो सकता है। तो हेड कहता है कि ये चोरी नहीं हुआ था, मुझे यकीन है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। तो वो बोलता है कि जानबूझकर? तो हेड बोलता है कि वो अपने काम के बोझ को लेकर शिकायत कर रहा है, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि वो ऐसा करेगा, उसमें वाकई बहुत हिम्मत है। तो बॉस कहता है कि ये अनएक्सपेक्टेबल है, ये सोचना कि वो जानबूझकर फेल होगा। तो हेड कहता है कि आखिरकार वो एक फादर है, उन्हें ये सब पसंद नहीं था कि हम उनका निजी समय छीन लें। फिर भी खैर, अब हमें उनकी एबिलिटी की सीमा की पुष्टि करनी होगी, इसलिए हमें इस बात का ज्यादा ध्यान रखना होगा हम उसकी पावर का यूज कहाँ करते हैं।